नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्म और भक्ति के बारे में। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि हम कृष्णा को अटेन क्यों करना चाहते हैं, क्यों कोशिशें करते हैं कृष्ण को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट रियलिटी जो है वो लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कंप्लीट रियलिटी आ जाती है, समझ जाते हैं हम इतना, तो हम सब कुछ ले लेते हैं, हमारे पास सब कुछ आ जाता है। और अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। कहने का मतलब वो ऐसा धन है जिसको हम प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद हमें कोई और धन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम उनको जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। तो यही कृष्णा है, तो यही कृष्ण है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी सिचुएशन को डेवलप कर लेते हैं तो उसका फिर जो फ़ायदा ये है कि हमें फिर और कुछ नहीं चाहिए होगा ज़िंदगी में। हम किसी और चीज़ की लालसा जो है ना वो नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ जो है हमारी इच्छाओं के बारे में है। अगर हमारी हमारी जो इच्छाएं फुलफिल हो जाएंगी तो फिर किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो भी जो है नहीं उत्पन्न होगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर बात करें कृष्ण की तो उसकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, वो निरंकार है। ओके, तो वो ट्रांससेंडेंटल है। कहने का मतलब पारदर्शी है, उसकी जो फॉर्म है वो पारदर्शी है। अगर जो कॉज है, कारण है, अगर उसका कोई रूप नहीं है तो फिर उसका जो प्रभाव होगा उसका भी कोई रूप नहीं हो सकता। तो जो परमात्मा है उसको, वो इनफाइनाइट फॉर्म है, मतलब अनंत है वो, उसका अंत आप नहीं माप सकते, वो अनंत है। तो हम उसके बगैर जो है खुश नहीं रह सकते। तो हमें उसी के मार्ग के ऊपर जो है चलना होगा आगे जिंदगी में, अगर जिंदगी में खुशहाल रहना है तो आगे बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भी एक्शन करते अपने आप के लिए, अपनी आप की जो मटेरियल ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो कर्म होता है। उसके जो गुण निकल कर आते हैं वो कर्म होते हैं, वो भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझाया गया है कि कर्म और भक्ति में फर्क क्या होता है। तो जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, हमारे जितने भी हम एक्शंस करते हैं, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट की कॉपी जो है सुप्रीम लॉर्ड के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है, ना कि हमारी अपनी पॉकेट में, जो भी हम कर्म करते हैं। तो अगर हम पूरा दिन, जो पूरा दिन पूरा रात अगर हम काम कर रहे हैं, ओके, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ओके, जो हमें देख रहा है, तो वो कह सकता है कि ये पर्सन जो है ना बड़ा अच्छा सेवादार है, बड़ा अच्छा सेवादार है, बड़ी अच्छी तरीके से सेवा कर रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर वही काम वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पदार्थी जो अहंकार है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, कि देखो मैं भी करता हूँ, तेरे से ज्यादा करता हूँ, ओके, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्म है जो आप कर रहे हो। तो अगर आप भक्ति चाहते हो तो वहां किसी तरह की मटेरियल आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है। वो किसी को ये दर्शाने के लिए काम नहीं होता कि देखो तूने इतना किया, मैंने इतना किया है, ओके, तूने इतना चढ़ावा चढ़ाई है, मैंने इतना चढ़ावा चढ़ा दिया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये मटेरियल ईगो को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए होता है। तू इतने घंटे बैठा है, मैं इतने घंटे बैठा हूँ, ओके, तो ये भी जो है मटेरियल ईगो को बढ़ाता है। ये सब कुछ जो है ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, जितना बचकर चलो उतना सही रहता है, उतना ईगो जो है वो कंट्रोल में रहती है, ईगो नहीं आती है। तो अगर ईगो नहीं है तभी भक्ति, अगर ईगो आ गई फिर वो कर्म है। तो यहाँ पर विनीर मुक्तम, इसको यहाँ पर समझाया गया है विनीर मुक्तम को, कि वो ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर किसी तरह का भी जो मटेरियल ईगो का सेंट जो है वो नहीं होगा। अगर किसी तरह का भी टच, छोटा सा भी टच मटेरियल ईगो का, पदार्थी अहंकार का आ गया, तो वहां पर भक्ति का कोई क्वेश्चन नहीं है, वहां सिर्फ सिर्फ आप कर्म कर रहे हो। तो जो भक्ति होती है वो एक बेस्ट श्रद्धा होती है जो आप प्रकट करते हो परमात्मा के सामने। और अगर अपने अच्छा भगत बनना है तो फिर आपको जो जो नॉन डिवोशनल डिजायर्स होते हैं, जो श्रद्धा के बिना जो इच्छाएं आपके मन में प्रकट होती हैं, उनको उनके ऊपर काबू करना होगा, उनसे फ्री होना होगा। तो राधा रानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक सबसे परफेक्ट जो कृष्णा की ताकत थी। तो वो हाईएस्ट डिवोटी थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। और हमें जो है उनसे सीखना चाहिए, जैसे उनका हमें आसरा लेना चाहिए। राधा उनके जो सखीज थी, उनके जो मंजारी थी, जो दोस्त थी, और जो उनकी मेट्स थी, तो हमें जो है उनकी तरह बनना होगा। वी हैव गिवन आवर सेल्स कम्प्लीटली टू कृष्णा, देन वट एवर वी डू आफ्टर दैट विल बी डिवोशन। तो अपने आप को समर्पण करना होगा पूरी तरह से। जो भी फिर बाद में होगा वो सारा का सारा भक्ति कहलाएगा, श्रद्धा कहलाएगा, जो भी आपकी जीवन जो है आगे चलेगा।
तो यही था पूरा आर्टिकल, जिसमें हमने सीखा है भक्ति और कर्म के बीच फर्क क्या होता है उसके बारे में। इस आर्टिकल में ऑथर बात कर रहे हैं, गो फॉर ए बैड बैंक नॉट एन एएमसी, मतलब एक बैड बैंक बना लो, ना कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसकी ओर आप प्रस्थान करो। तो यहाँ पर अगर बैंकों ने दोबारा लैंडिंग स्टार्ट करनी है, कर्जा देना शुरू करना है, तो सबसे पहले तो उनका जो पहले से एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनके कि ढेर लग चुके हैं, खासतौर पे जो सरकारी बैंक है उनके पास, तो पहले तो उनको कम करना होगा, उनको शेड करना होगा। तभी जो है नई लैंडिंग शुरू करो, नए दौर पे जो है आप लोन देना स्टार्ट करो। क्योंकि जब पहले का जो आपने लोन दिया है उसका आप जो है रिकवर नहीं कर पाए हो, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं, वहां से आपको ब्याज की किस्तें नहीं आ रही हैं, और ना ही जो आपका मूल जो आपने दिया था वो वापस आ रहा है। पहले उसको तो मैनेज कर लो, उसको तो लेके आ जाओ, फिर नई लैंडिंग स्टार्ट करना। क्योंकि अगर ऐसे करते रहोगे, पिछला जो है बकाया आया नहीं, आगे लैंडिंग शुरू कर दी, तो फिर लिक्विडेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है बैंक के पास पैसा ही खत्म हो जाता है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो कैपिटल कंडीशन होती है, वो बहुत वीक हो जाती है। और फिर बाद में भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, जो वीक बैंक हो जाते हैं उनको फिर जो बड़े बैंक होते हैं, सरकारी बैंक जो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, उनमें मर्ज करना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हमें संभल कर चलना होगा। तो इसके लिए सुझाव दिया गया है बैड बैंक का, कि एक अलग से बैड बैंक बनाओ जो कि आपकी जो एनपीएस है उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही, गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, जो सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो नहीं काम कर रहे, जिनसे नहीं पैसा आ रहा, तो उनको जो है यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट एंटाइटी है ना, उसको यहाँ पर दिया जाए कि वो यहाँ पर उस एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इसको हैंडल करे। और साथ ही साथ जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए कि वो यहाँ पर इसको हैंडल करें, इसका जो बैड लोन्स हैं उनको रिकवर करने में कोशिश करें, हेल्प करें। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सेम ही है। तो यहाँ पर ये सब करें काम, लेकिन यहाँ पर कोई बैड बैंक जो है ना उसको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई सेपरेट बैड बैंक यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसिबल थिंग है वो सबसे पहली ये बात है कि जो जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, स्टेट ओन्ड बैंक्स मतलब जो सरकारी बैंक हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठे होना होगा और इकट्ठे होकर जॉइंटली एक नया बैड बैंक जो है ना उसको स्थापित करना होगा, ता जो कि जो बैंक, जो सरकारी बैंक जिनका काफ़ी पैसा एनपीए में बर्बाद हो चुका है, उनको दोबारा से जो है ना रीअश्योर किया जाए, दोबारा से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए एक सेपरेट बैड बैंक बनाओ कि जो जिस जिस बैंक के भी यहाँ पर एनपीएस हैं उन बैंकों के एनपीएस को सुधारे, ठीक है, वो अपने हिसाब से देखे, मैनेज करे किस हिसाब से उसने एनपीएस को बेचना है, कौन सी यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचना है। मतलब कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक से एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आप बेच रहे हो एनपीएस, लेकिन इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि बीच में एक बैड बैंक बनाओ। क्यों बनाओ, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रेडिट की, जो पैसा है उसकी जो यहाँ पर ऑफ टैक है बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर हालांकि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो बहुत कम की है, जो कमर्शियल बैंक है, सरकारी बैंक, उन्होंने भी ब्याज दरों में काफ़ी जो है गिरावट डाल दी है कि लोग अगर ब्याज पे पैसे लें, लोन लें, तो आगे काम चले। तो अभी की लिक्विडिटी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर इनके पास है, लेकिन कोई पैसा नहीं ले रहा ब्याज पे ऊपर। तो उसका यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो डिमांड है क्रेडिट की वो सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है, नहीं आ रही डिमांड। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है, ओके, तो यहाँ पर फिर बैंक जो पहले से ही बैड लोन के साथ यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए आसान नहीं होगा कि यहाँ पर लेंड कर दें, कि पैसा जो है, जो यहाँ पर लोन लेने आया है आदमी, उसको लोन प्रोवाइड कर दे जितना वो मांगता है। तो यहाँ पर क्रेडिट फ्लो को यहाँ पर दोबारा से हमें निर्यात करना होगा, कहने का मतलब दोबारा से उसको सजीव करना होगा। तो बैंक जो है ना वो जो बैड लोन्स है उनसे यहाँ पर बचना होगा, जो कि आने वाले समय में अगर मार्च 2021 तक की बात करें तो तब जाकर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये 15% जो टोटल लोन्स है उससे और जो है बढ़ जाएगा, जो बैड लोन्स है हमारे। ये आरबीआई का कथन है यहाँ पर। तो फिर ये सिंपली क्वेश्चन यही होता है कि फिर हम क्यों नहीं अपने जो बैड लोन्स हैं उनको हम जो बेच देते, जो यहाँ पर एआरसीज हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं,
तो क्यों यहाँ पर नया बैड बैंक बनाए? तो क्या यहाँ पर सबसे जो बड़ा आंसर दिया गया है वो यही है कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑन्ड बैंक्स। क्योंकि जो स्टेट ऑन्ड बैंक्स हैं उनके चलने का तरीका अलग है। वो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, उनका अपना दायरा है, अपने हिसाब से उनकी एक्टिविटीज है, सरकार इनको चलाती है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है। तो सरकार जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं तो इसके हिसाब से ये बैंक जो है वर्क करता है। तो इसलिए इसको एक नया बैड बैंक देना चाहिए। जितने भी सरकारी बैंक है उनको, यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट बैंक्स की हालत भारत में बहुत बढ़िया है। अगर फॉर एग्जांपल हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो ये प्राइवेट बैंक्स हैं। तो इनको आप कंपेयर करो किसी भी सरकारी बैंक के साथ तो इनकी कंडीशन काफ़ी बढ़िया निकल कर आती है। और आगे बात कर रहे हैं जो मैनेजर्स हैं उनकी क्या चिंताएं हैं यहाँ पर, जो बैड लोन्स हैं उनके बारे में। उनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं, जो भी यहाँ पर लोन की वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू ओरिजिनल लोन की, अगर उसमें डिस्काउंट देकर अगर हम उस एनपीए को बेचते हैं किसी एआरसी को, किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या करती है, फिर इसी लोन को खरीद कर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो इसमें भी प्रॉफिट होता है इसको। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स है वही यही चिंता यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि अगर हम सस्ते में बेच देते हैं जो हमारे बैड लोन्स है, जो एनपीएज है उनको, किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो फिर उसके ऊपर जो बहुत सारे जो है ना लॉस जो है एक्सचेकर को, जो बैंक है उसको लॉस काफ़ी होगा उसमें। तो यहाँ पर जो एआरसीज है वो एनरिच हो जाएगी, उनके पास पैसा बनना शुरू हो जाएगा और बैंक जो है वो लॉस के ऊपर और लॉस जो है झेलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो एआरसीज हैं उनको जो है यहाँ पर पीएसबीज के साथ जोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि दोनों जो है जॉइंटली वर्क करें। हर एक पीएसबी जो है जो किसी ना किसी एआरसी से जुड़ी हो, तो यहाँ पर ऑफिशियली वो जो है जॉइंट काम करें। तो इससे क्या होगा, जिस भी तरह का यहाँ पर कैपिटल रिजॉल्व करना होगा, जो भी यहाँ पर पेशेंट कैपिटल होगा जिसके ऊपर एनपीएस काफ़ी हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सोल्यूशंस निकलेगा उसमें जो फ़ायदा होगा वो बैंक का भी होगा। ओके, तो बैंक भी इसमें फ़ायदा जो है उठाएगा जब भी जो एनपीएस है उनको बेचने की बात होगी। और आगे यहाँ पर बात करेंगे, जब तक जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है नए बैड बैंक का उसको सही तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया जाता कि जो एसेट्स है उनको यहाँ पर थोड़ा सस्ते में बेचो आप, तो उससे क्या होगा कि एक फेयर जो है बेनिफिट जो है, जो लॉस्ट यहाँ पर बैंक जो यहाँ पर झेल चुके हैं, लॉस झेल चुके हैं, उसका एक बेनिफिट आने वाले समय में उनको मिलना शुरू होगा, जो भी यहाँ पर अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे ओके बैड बैंक में। तो यहाँ पर जो भी फायदा होगा वो फायदा सीधे के सीधे किसके पास जाएगा, जो पीएसबी है जो उस बैड बैंक को ऑन कर रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो मिलकर एक जो है जॉइंट बैड बैंक बनाए, फिर वो बैड बैंक जो है जो भी इसको फायदा होगा, जो भी इसके साथ इंटरलिंक्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनको भी फायदा जो है डायरेक्टली पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हमने मैनेजर्स को इंसुलेट करना है, अगर जो फर्दर जो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन है एनपीएस सेल्स का थर्ड पार्टीज को, तो यहाँ पर अगर इसको हमने सही तरीके से मैनेज करना है ओके, या फिर कोई भी यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, तो यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट जो है ना उसका एक दायरा रखेंगे कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, फिक्स करेंगे जिसका जो है एसेट जो है हम ट्रांसफर करेंगे किसी कंपनी को। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जितना मर्जी एसेट जो है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी हमने इसको शुरुआत करना है तो हमेशा थोड़े कम से होती है, तो यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू फिक्स होगी कि इससे कम नहीं जो है ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से एक डबल लेयर जो है वो बन जाएगी रीअश्योरेंस की, यहाँ पर जो है जो न्यू बैड बैंक है वही अफोर्ड कर सकता है, ना कि एसेट मैनेजमेंट जो एंटाइटी है या एसेट जो मैनेजमेंट कंपनी है वो। तो यहाँ पर बैड बैंक बनाने का बहुत फ़ायदा हमें जो है देखने को मिलेगा। एक और हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे जो एनपीएस हैं वो अगर वो सही हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, अगर वो दुरुस्त होते हैं तो आने वाले समय में बैंक जो लैंडिंग करते हैं, जो पैसा ब्याज पे देते हैं, तो वो दे पाएंगे, क्योंकि पीछे जो एनपीए दे चुके हैं तो उनका भी सोल्यूशन कोई ना कोई निकल के उनके पास आ रहा है, बैड बैंक बनाया है, और बैड बैंक जो है उनके एनपीएस को बेच के कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है बैंकों का करवा रहा है। और साथ ही साथ जो मैनेजर्स हैं, जो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है एनपीएस सेल्स का, उससे भी बचकर चल सकते हैं अगर हम फिक्स करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें बेसिकली बैड बैंक के बारे में चर्चा की गई है कि नए बैड बैंक की बहुत ज़रूरत है अगर एनपीएस का जो मसला है उसको हल करना है।
यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। तो इसको यहाँ पर रेग्रेसिव वन कहा गया है, दुखदाई बोला गया है। मध्य प्रदेश अभी भारत का 4th स्टेट बन चुका है जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो बनाया है, जिसका नाम है धर्म स्वतंत्र बिल 2020। तो अभी के लिए इनकी जो स्टेट कैबिनेट है, शनिवार को स्टेट कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया, हरी झंडी दे दी है। तो अभी और भी जो स्टेट हैं जहां पर इसी तरह के बिल की जो डिमांड उठ रही है कि ऐसा बिल वहां पर भी बनाया जाए, तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर फिलहाल एक तरह का ऑर्डिनेंस पास किया गया 27 नवंबर 2020 को, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। तो इसी को अभी एक बिल और एक्ट बनाने की बात कही जा रही है यूपी में भी। और आगे बात कर रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो संगठित मुस्लिम विरोधी जो भावनाएं हैं उनको धर्मनिरपेक्ष के व्यंग्य के अलावा और कुछ नहीं समझते हैं। और अगर बात करें जो बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो वहां पर मैक्सिमम जो सेंटेंस रखा गया है, अभी बिल बना है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी ये जो जो सेनेट है, जो इनका कैबिनेट के अलावा जो इनका राज्यसभा, जो हम कह सकते हैं जो विधान परिषद होता है, ओके, एक विधानसभा होता है, तो जो इनकी स्टेट काउंसिल है और जो इनका स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन दोनों से भी यहाँ पर पास करवाएंगे, तभी जाकर ये बिल जो है एक्ट बनेगा। अभी ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी बिल तैयार किया गया है। तो यहाँ पर बिल के हिसाब से जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 10 सालों की सजा यहाँ पर रखी गई है, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का फाइन रखा गया है उन सब अपराधियों के लिए जो यहाँ पर फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन करवाते हैं किसी भी वोमेन की शादी के लिए। तो कहने का मतलब, अगर किसी भी वोमेन को फोर्सफुली यहाँ पर कन्वर्ट किया गया किसी दूसरे रिलीजन में शादी करवाने के लिए, तो उनको यहाँ पर दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा, और उनके ऊपर ये दंड जो है 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। और इसमें जो अक्यूज्ड पर्सन होंगे, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो रिलीजियस जो फैसिलिटेटर हो, उनको भी जो है अपनी इनोसेंस जो है इसमें प्रूफ करनी होगी कि इनका इन सब चीजों में कोई दोष नहीं है। ओके, तो ये प्रूफ करना होगा इनको। तो अगर कोई सोचता है कि ये सिर्फ जो लॉ बना है सिर्फ ऊपर ऊपर से है और इसका जो है सच में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दिसंबर 26 तक यूपी में ऑलरेडी जो है 35 जो है अरेस्ट जो है हो चुकी है फॉर हिंदू वोमेन। ओके, मतलब जिन्होंने हिंदू वोमेन को यहाँ पर कन्वर्ट करके इस्लाम में जो है मैरिज करने की कोशिश की, तो ऐसे 35 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और आगे यहाँ पर बात करी गई है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इनके हिसाब से जबरदस्ती क्या होती है इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी इंसान को किसी एक्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी पर्सन हो, तो उसको थ्रेटन किया जाए, धमकाया जाए कि आपने जो है इसी काम को करना है, ओके, जो एग्रीमेंट आप करना चाह रहे हो लेकिन जबरदस्ती करवा रहे हो, कहने का मतलब धमकी देके करवा रहे हो, तो उसको यहाँ पर जो है जबरदस्ती माना जाएगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज का, जो एग्रीमेंट का, उसका हिस्सा नहीं है। तो कोई भी मैरिज अगर बात करें तो वो एग्रीमेंट ही होता है दो इंसानों के बीच में। तो अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मैरिज अटेंड की हो तो वहां पर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी अगर हो तो वहां पर एक पेज जो है वो साइन जरूर होता है दोनों दूल्हा और दुल्हन की ओर से। तो वो एक तरह का मैरिज एग्रीमेंट होता है। इसके बाद में उसी पेपर को आप जब कोर्ट में लेकर जाते हो तो वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट भी बनता है। तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है जिसका एक सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। तो ये एग्रीमेंट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो, तो वो काफी है। जो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, कि अगर हम फोर्स्ड मैरिज के खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंटरफेथ है चाहे वो इंट्राफेथ मैरिज है, तो इस हिसाब से अगर ये एक्ट है तो फिर कन्वर्जन तो कभी पिक्चर में आ ही नहीं सकती। ओके, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हैं वो हो रही हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस ये सभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस ही हैं। तो यहाँ पर ये तो सारा सिनेरियो एक है, एक और कि हमारे पास एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है इस लॉ का, वो यहाँ पर सही तरह से बैलेंस वे में नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश और एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इसका मिसयूज होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि जो अगर रास्ते में बात करें तो हरियाणा और कर्नाटका, तो ये भी यहाँ पर जो है अगर विकास की बात करें तो इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि ये चीज जो है
जो हिंदू वोमेन है उसकी जो मैरिज हो रही है मुस्लिम मैन के साथ, वो चीज जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके बारे में बातें होती हैं। विकास का जब रोल मॉडल यहाँ पर फोकस किया है तो उसमें ये भी बातें की जाती हैं। तो हरियाणा और कर्नाटक में भी यहाँ पर अग्रेसिव क्वालिटी जो है यहाँ पर शो की जाती है जब भी बात करते हैं इस फोर्स्ड मैरिज के बारे में, जहाँ फिर कोई हिंदू वुमेन की जो मैरिज है मुस्लिम मैन के साथ। तो ये जो वही क्वालिटी है जो अभी जो यहाँ पर लॉ है, अगर ये बनाया गया है मैरिज के लिए बिटवीन ए हिंदू वुमेन एंड ए मुस्लिम मैन, तो ये इस एक लीगल रिस्क के ऊपर जो है चला जाता है ये वाला लॉ। तो ये हमें जो है जो कूड़ेदान है हमारे जो हिस्ट्री के और जो कट्टरपंथी है उससे यहाँ पर बाहर निकालना होगा। इन सब चीज़ों को उसकी ज़रूरत है अगर आने वाले समय में तरक्की करनी है। तो यहाँ पर जो लॉ है ये बेसिकली लॉ है फोर्सफुली, अगर फोर्सफुली अगर कोई काम हो रहा है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है कि फोर्सफुली हो चाहे ना हो, ओके, तब भी जो है यहाँ पर अगर कन्वर्जन हो गया तो उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है। खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है और मध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो उनकी यहाँ पर उस हिसाब से पॉलिटिक्स होती है। तो आपने अभी देखा यूपी में भी अभी 35 अरेस्ट हुए हैं, अभी सिर्फ वो ऑर्डिनेंस बना है। जब ये ऑर्डिनेंस एक्ट बनेगा तो तब और जो है आप अरेस्ट देखने को आपको मिल सकती हैं कि अगर किसी हिंदू वोमेन को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया इस्लाम में मैरिज करवाने के लिए। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपने सारे आर्टिकल्स एंजॉय किए हैं। तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।